हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट पे। और आप लोगों को मैं बता दूं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट पे ऑल्दो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर में, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो वहां पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन पे क्वेश्चन जरूर आए हुए हैं। और ये सारा जो हमारा पार्ट है वो बनता है फॉरेन एक्सचेंज रेट का। तो दैट्स वाई हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट पता होना चाहिए और स्पेशली हम लोगों को डायग्राम के बारे में फोकस रखना है कि डायग्राम को किस तरीके से एनालाइज करना है। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चाहे आप लोग एप्रिसिएशन देख रहे हैं चाहे डेप्रिसिएशन देख रहे हैं, तो उस समय डायग्राम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर? अब हम टॉपिक की तरफ देखते हैं। तो देखिए, टॉपिक है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, वन शुड नो अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, इसको हम समझते हैं। जैसे हम लोग अगर अपनी इंटरनल मार्केट में बात करें, इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो इंडियन इकोनॉमी में अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, जैसे सपोज मैं बैठी हुई हूँ जम्मू एंड कश्मीर में, हम मुझे ट्रेड करना है किसी पर्सन के साथ जो कहाँ पे बैठा हुआ है, वेस्ट बंगाल में। जब हम दो पर्सन ट्रेड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को किस करेंसी पे पे करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू पे ईच अदर इन रुपी। ठीक है, हम रुपी में पे करने वाले हैं। क्यों हम रुपी में पे कर रहे हैं? बिकॉज रुपी क्या है, यहाँ पे लीगल टेंडर है, गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है कि आप रुपी में ट्रेड करें। बट लेकिन क्वेश्चन क्या आता है कि अगर हमें इंटरनेशनल लेवल के अंदर ये ट्रेड करना है तो क्या रुपी एक्सेप्टेड होगा? तो आंसर इज रुपी इज नॉट एक्सेप्टेड। तो वहां पे कौन सी करेंसी है जिसपे हम ट्रेड करने वाले हैं? तो एट इंटरनेशनल लेवल जब ट्रेड किया जाता है, अगर हम कॉमन एग्जांपल की बात करें तो इंडिया और यूएस ट्रेड कर रहा है। इंडिया और यूएस जब ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि नॉर्मली जो ट्रेड किया जाता है वो किस पे किया जाता है, यूएस डॉलर पे। तो हम लोगों ने कहा यूएस डॉलर यहाँ पे क्या आ गया, यूएस डॉलर इज द करेंसी जो इंडिया भी एक्सेप्ट कर रहा है और यूएस भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब कहने का मतलब क्या है कि यूएस डॉलर क्या हुआ हमारे केस में, इट इज द फॉरेन एक्सचेंज। तो क्या हम लोग अगर फॉरेन एक्सचेंज को हमें डिफाइन करना है तो क्या हम यूएस डॉलर को फॉरेन एक्सचेंज कहेंगे? द आंसर इज नो। तो फॉरेन एक्सचेंज की जब भी बात आती है, यूएस डॉलर इज अ टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हम कह सकते हैं। बट ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज में यूएस डॉलर के अलावा भी कुछ करेंसीज आती है और हम लोग अभी ये भी देखेंगे कि वो करेंसीज कौन डिसाइड करता है। क्या कोई सेंट्रलाइज्ड बॉडी है जो वो करेंसी डिसाइड करते हैं, या कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, वो करेंसी को डिसाइड करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल पे, सिर्फ इंडिया एंड यूएस नहीं है, ग्लोबल लेवल के अंदर काफी सारी कंट्रीज है जो क्या करती है, आपस में ट्रेड करती है। तो जब हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं तो आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस फॉरेन मनी की, उस करेंसी की जो क्या है, दैट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बाय ऑल द ट्रेडिंग नेशंस इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन लिखें, फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ कि किस तरीके से ये फॉरेन एक्सचेंज डिसाइड की जा रही है। फॉरेन एक्सचेंज इज अ टर्म that refers to foreign money which is internationally accepted by all trading nations in the world। और यहाँ पे आप लोग ये भी लिख लीजिए कि मोस्ट कॉमन फॉरेन एक्सचेंज कौन कौन सी है। नंबर 1 यूएस डॉलर, नंबर 2 यूरो, नंबर 3 इज द जापानीज येन, नंबर 4 ब्रिटिश पाउंड, नंबर 4 स्विस फ्रैंक, नंबर 6 ऑस्ट्रेलियन डॉलर,
Number 7, Canadian dollar. And last one is the Chinese renminbi. यहाँ पे भी जो मेजर है इनमें से भी वो स्विस फ्रैंक तक है, लेकिन बाकी भी जो है वो भी एक्सेप्ट हो रही हैं। तो आप लोगों ने ये लिखा। अब हम लोग देखते हैं कि किस बेसिस पे ये फॉरेन एक्सचेंज डिसाइड हो रही है, ये करेंसीज डिसाइड की जा रही है। अब देखिए, आप लोगों में से भी काफी लोगों को लगता होगा कि जब हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज के पीछे कोई एजेंसी है जो क्या करती है, जो बताती है कि कौन कौन सी करेंसीज क्या बनेगी फॉर्म पार्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। जैसे काफी लोगों के दिमाग में आता होगा कि शायद आईएमएफ क्या करेगा, आईएमएफ फॉरेन एक्सचेंज में कौन कौन सी करेंसीज आनी है, जैसे मैंने आप लोगों को लिस्ट बताई कि ये करेंसीज फॉर्म पार्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। तो आप लोगों के दिमाग में भी आता होगा कि इट इज मे बी इट इज द आईएमएफ जो डिसाइड करता है कि फॉरेन एक्सचेंज में कौन कौन सी करेंसीज आती है। बट याद रखना, इट इज नॉट द आईएमएफ। अगर आईएमएफ होता तो इसका मतलब कोई एक एजेंसी कंट्रोल कर रही है होती ये सारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को, और उस समय हम लोग क्या कहते हैं कि दैट मार्केट विल बी अ सेंट्रलाइज्ड मार्केट। लेकिन जब हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करते हैं तो वो क्या है, इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट। इसका मतलब जब आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात कर रहे हो तो यहाँ पे कोई एक एजेंसी नहीं है जो इसको कंट्रोल करती है। तो अब फिर एक और क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई एजेंसी कंट्रोल ही नहीं कर रही है तो किस हिसाब से ये डिसाइड किया जा रहा है कि यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, ये सारी करेंसी जो भी मैंने आप लोगों को लिखवाई वो करेंसीज क्या बन रही है, फॉर्म पार्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। हमारा इंडियन रुपी क्यों नहीं है, या कोई और कंट्री बोलेगी कि हमारी करेंसी, वाई आर करेंसी इज नॉट द पार्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। तो किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, इसके पीछे के कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप लोग लिख लीजिए। नंबर 1, इकोनॉमिक साइज। हम लोग क्या करते हैं, अगर यूएस डॉलर की बात की जाए, यूएस डॉलर क्या है, अगर यूएस की बात की जाए, यूएस एक स्टेबल मार्केट है, नंबर 1। तो अगर हम यूएस की बात करें, जब मैंने बोला एक स्टेबल मार्केट है, और आप लोगों को दूसरा पॉइंट क्या दिमाग में आता है कि यूएस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होती है। तो यूएस में जो स्टेबल मार्केट भी है, ट्रेड भी बहुत ज्यादा करती है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक साइज उसका बहुत लार्ज है। तो अगर कोई कंट्री ऐसी है जिसका इकोनॉमिक साइज भी लार्ज है, और नंबर 2 वो इन्फ्लुएंस भी करती है ग्लोबल इकोनॉमी को, तो बाकी कंट्रीज भी क्या करेंगी कि पता है वो करेंसी जो है दैट इज अ स्टेबल करेंसी, तो बाकी कंट्रीज क्या करेंगी, जो ग्लोबल लेवल के अंदर कंट्रीज बैठी हुई हैं वो लोग क्या करेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे डेफिनेटली उस करेंसी को। जैसे अगर हम लोग यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं तो यूएस डॉलर बहुत कंट्रीज क्या करती है, हैप्पीली एक्सेप्ट करती है यूएस डॉलर को, क्योंकि उनको पता है कि यूएस डॉलर अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमें फर्दर किसी के साथ ट्रीट करना है तो यूएस डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी है, कोई उसको मना नहीं करेगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक साइज एंड इन्फ्लुएंस नंबर 1। नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, कि सारी कंट्रीज जो हैं किस कंट्री के साथ बहुत ज्यादा ट्रेड कर रही है, किस करेंसी को ऑटोमेटिकली सारे एक्सेप्ट कर रहे हैं, किस करेंसी के में वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बहुत ज्यादा हो रहा है, तो यूएस डॉलर के साथ ऐसा है। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में हम ऐसा भी बोल सकते हैं, currencies which used extensively in the trade naturally become prominent in the foreign exchange market. Clear? Number 3 is the reserve currency status. आप लोगों को पता है कि हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जब कंट्री के अंदर प्रोडक्ट आ गया तो हम लोग तो क्या कर रहे हैं, रुपये में पे कर रहे हैं। बट जो इंपोर्टर है उसने क्या किया, उसने रुपये में पे नहीं किया। ट्रांजेक्शन जो इंपोर्टर ने की वो किस पे की, उस इंपोर्टर ने ट्रांजेक्शन की यूएस डॉलर में। तो जब वो इंपोर्टर ट्रांजेक्शन कर रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए वो पैसा कहाँ से उठा रहा है, रिजर्व बैंक से। तो रिजर्व बैंक क्या कर रहा है, हमारा जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या कर रहा है, वो बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है इन फॉरेन करेंसीज की। तो यहाँ पे सिर्फ हमारी कंट्री नहीं, जितनी भी कंट्रीज है जो क्या कर रही है फॉरेन ट्रेड में एंगेज है, वो लोग क्या करेंगे, उनके जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे केस में आरबीआई है, वो सारे क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्व करेंसी स्टेटस।
जिन करेंसीज पे ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग मिलेंगी, ठीक है, खासकर जिसको लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, उस करेंसी की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जैसे हम लोग एप्रिसिएशन में ये चीज देखेंगे, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी में आप लोगों को थोड़ी देर में समझाऊंगी, उसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगी ये वाला पॉइंट, रिजर्व करेंसी स्टेटस। तो अब आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, जब भी हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करेंगे तो इट इज नॉट द आईएमएफ जो डिसाइड करेगा कि फॉरेन एक्सचेंज में कौन कौन सी करेंसीज आनी चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज में कौन कौन सी करेंसीज आएंगी ये डिपेंड करेगा ऑन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, और वहां पे हम किन किन फैक्टर्स को देखेंगे। नंबर 1 इज द इकोनॉमिक साइज एंड इन्फ्लुएंस, नंबर 2 इज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, एंड नंबर 3 इज द रिजर्व करेंसी स्टेटस। क्लियर? अब आप लोगों को क्लियर हो गया फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखिए आप लोग यहाँ पे आइए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, $1 इज इक्वल टू 82.87 इंडियन रुपी। आप लोग इसको इंटरप्रेट कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, काफी टाइम हम लोग बात कर रहे होते हैं या घर के अंदर बात चल रही होती है, तो वहां पे लोग क्या बोलते हैं कि एक यूएस डॉलर भाई महंगा हो गया। पहले यूएस डॉलर कितने का था, 70 रुपए का था, अब कितने का हो गया, 82.87 इंडियन रुपी का हो गया। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं कि पहले अगर हमें एक यूएस डॉलर परचेज करना होता था, फॉर दैट पर्टिकुलर $1 हम लोग कितना पे करते थे, हम 70 रुपए पे करते थे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ज्यादा पे कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, हमने 70 की जगह कितना पे किया, अब हम 82.87 रुपी पे कर रहे हैं। तो ये जो पेमेंट हो रही है, ये जो रेट बताया जा रहा है कि कितना हम देंगे तो हमें एक यूएस डॉलर मिलेगा, इसी को हम टेक्निकली क्या कहते हैं, दिस इज टेक्निकली नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो प्लीज रीड इट। It is the amount of domestic currency that must be paid per unit of foreign exchange. क्लियर हुआ यहाँ तक? अब आप लोगों को कोई फॉरेन एक्सचेंज रेट पूछे तो एकदम ध्यान में रखना कि हम यूएस डॉलर के लिए कितना कर रहे थे, वही फॉरेन एक्सचेंज रेट है। अगर हम यहाँ पे किसी और करेंसी की बात करें, अगर हम 1 यूरो की बात करें, 1 यूरो इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ इंडियन रुपी, ये भी फॉरेन एक्सचेंज रेट है। हमने पर्टिकुलरली डॉलर की बात नहीं की, हम किसकी बात कर रहे हैं, जितने भी मैंने आपको लिस्ट बताई ना, याद रखना वो लिस्ट की। और मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि उस लिस्ट में, वो लिस्ट क्या है, दैट लिस्ट इज डायनेमिक। डायनेमिक का क्या मतलब है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लिस्ट क्या करेगी, फ्लक्चुएट करेगी। फ्लक्चुएट क्यों करेगी, क्योंकि कुछ करेंसीज क्या करती है, कुछ करेंसीज डोमिनेट करना स्टार्ट हो जाती है मार्केट को, और कुछ करेंसीज क्या हो जाती है, मार्केट से फ्लश आउट हो जाती हैं। तो अगर जो करेंसीज डोमिनेट करना स्टार्ट हो जाती है मार्केट को, तो वो ऑटोमेटिकली पार्ट बनेगी किसका, फॉरेन एक्सचेंज का। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है, फॉरेन एक्सचेंज डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट, कोई भी अथॉरिटीज को गवर्न नहीं करी। पहली बात, फॉरेन एक्सचेंज किस तरीके से डिटरमिन हो रहा है हम लोगों ने देखा। अब हम फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करेंगे। देखिए जैसे इकोनॉमिक्स में जब भी बात आती है किसी भी चीज को डिटरमिन करने की, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है डिमांड एंड सप्लाई। उसी तरीके से जब हम फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, तब भी हमारे दिमाग में क्या आता है, डिमांड एंड सप्लाई। जब भी हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमिन करना है, जैसे अगर मैंने आपको बोला पहले चल रहा था 70 रुपए, आज हो गया 82.87 रुपीज, लेट्स से, तो जो ये फ्लक्चुएशन है, क्यों बढ़ा ये, अब डॉलर महंगा क्यों हो गया, कोई चीज महंगी क्यों होती है, जब उसकी डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ती है। तो आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे मैंने क्या बोला, डिमांड बढ़ी। आप लोगों को पता है कोई भी चीज जब स्कार्सिटी हो जाती है किसी भी चीज की, तो वो चीज ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है मार्केट के अंदर, वो चीज ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीज, नंबर 1। नंबर 2, ये भी तो हो सकता है सप्लाई सप्लाई क्या हो जाए, सप्लाई कम हो जाए। यूएस वाले क्या कर रहे हैं, वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ से हमारी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, वो बाहर जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे यहाँ तो शॉर्टेज हो गया ना। तो डिमांड एंड सप्लाई की हम बात करते हैं जब भी हम क्या करते हैं, वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब हम लोग देखेंगे कि डिमांड और सप्लाई की जब बात की जाती है फॉरेन एक्सचेंज रेट में, तो कौन कौन से डिमांड क्या किन किन चीजों से बनती है और सप्लाई किन किन चीजों से बनती है।
अब आप लोग देखिए और साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी बताना कि डिमांड क्या 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 हो सकता है जो डिमांड साइड पे आएगा और क्या हो सकता है जो सप्लाई साइड पे आएगा। जिन लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्लास पढ़ी है उन लोगों को पता है कि हम लोग क्या बात करते हैं। हम लोग बाहर से क्या क्या करते हैं, बाहर से जब हम सामान लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फॉर दैट वी नीड स्पेंडिंग। अब स्पेंडिंग हो गया, साथ में हमें किसके लिए चाहिए होता है पैसा, हम क्या करते हैं, हम बाहर लेंड भी करते हैं, उधार पे पैसा देते हैं। याद आ रहा है कुछ, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर हम लोगों के पास क्या होता है, ट्रांसफर अकाउंट आ रहा है, यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखें, आपको याद कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बीओपी अकाउंट ही लिख रही हूँ मैं वापस, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या था, बाहर वालों के साथ क्या ट्रांजेक्शन है, दैट कंप्राइजेस द बीओपी अकाउंट। तो यहाँ पे हम उसी की बात करें, यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट्स। इसके अलावा इंटरेस्ट पे पैसा कहाँ से दे रहे हैं आप, इंटरेस्ट जो आप लोगों ने उधार लिया हुआ है उसके लिए पैसा कहाँ से जा रहा है, उसके लिए भी पैसा फॉरेन एक्सचेंज में जाएगा, तो डिमांड का पार्ट हुआ वो। और अगर इसको भी मैं स्पेसिफिक कर दूं इंटरेस्ट पेमेंट्स को, तो मैं यहाँ पे ये भी तो लिख सकती हूँ ना, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल आउटफ्लो। आउटफ्लो लिख रही हूँ, इनफ्लो नहीं लिख रही हूँ। आउटफ्लो का क्या मतलब है, जो पैसा हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लो। और फिर जो डेबिट एंट्री के अंदर पैसा होता था, जो लास्ट में हम लोग लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को वहां पे समझाया भी है, डेबिट ट्रांजेक्शन्स। इसी तरीके से अब आप लोग सप्लाई वाला कॉलम भरिए, पॉज करिए वीडियो को और आप लोग देखिए आपको समझ आ रहा है चीजें, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो तो ये रिक्वायर्ड है कि आप लोगों को चीजें समझ आए। और आप लोग प्लीज फीडबैक शेयर करिए, ताकि अगर कोई लूप होल्स हैं यहाँ पे, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे इस तरीके से नहीं पढ़ाना चाहिए, कुछ चीजें ऐड ऑन करनी चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखिए। आपके जो फीडबैक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज शेयर भी करिए चैनल को, ताकि ग्रोथ भी ज्यादा हो और मुझे भी पढ़ाने में मजा आए और आपको भी मैं ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएबल टॉपिक्स पढ़ा पाऊं। देखिए अब सप्लाई साइड में, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्पेंडिंग कर रहे हैं। हमारे पास फॉरेन करेंसी कैसे आएगी, जब हम लोग क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे। और एक्सपोर्ट जब भी करते हैं हम लोग क्या करते हैं, फॉर दैट एक्सपोर्ट हम लोग क्या, हमें क्या मिलता है, हमें पैसा मिलता है। और उस पैसे को हम लोग क्या कहते हैं, अर्निंग्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लेंडिंग देखा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बोरोइंग। यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट वाले कॉलम में क्या आएगा, यहाँ पे यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट्स ही आएगा, क्योंकि रिमिटेंस अगर बाहर से हमारी कंट्री में आ रही है, ग्रांट्स अगर बाहर से हमारी कंट्री में आ रही है, हम भी तो प्रोवाइड कर रहे हैं किसी ना किसी कंट्री को। रिमिटेंस जो लोग बाहर से यहाँ आके जॉब कर रहे हैं, वो लोग भी जो पैसा बाहर लेकर जाते हैं, दैट इज नोन एज रिमिटेंस। यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट। फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा, कैपिटल आउटफ्लो। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल इनफ्लो। और लास्ट पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डेबिट ट्रांजेक्शन, अब हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन इन बीओपी अकाउंट। टू बी प्रिसाइज, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे स्पेंडिंग हमारे कौन से अकाउंट में थी, इट इज द पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, उसी तरीके से अर्निंग भी किसी अकाउंट में थी, करंट अकाउंट पे आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। लेंडिंग एंड बोरोइंग हमारा कौन से पार्ट में बनता है, कैपिटल अकाउंट में। यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट कौन से अकाउंट में होता है, इट इज द फॉर्म ऑफ, इट इज द पार्ट ऑफ, सॉरी, करंट अकाउंट। याद रखना अब आप लोग कि कौन कौन से अकाउंट का पार्ट बन रहा है, क्योंकि बीओपी हमने पढ़ लिया है और मैंने आप लोगों को काफी डिटेल में पढ़ाया है। फिर यहाँ पे तो डायरेक्टली कैपिटल लिखा है तो दिमाग में आ रहा है कैपिटल अकाउंट। और लास्ट हमारा क्या था ये आप लोग बताएंगे, क्योंकि अब आप लोग भी देखें, थोड़ा सा रिवीजन भी करें साथ साथ, पेपर आने वाला है यूपीएससी का, ठीक है। आप लोगों ने फॉर्म भर लिया है तो प्लीज प्रिपरेशन थोड़ी सी स्पीड अप करें, ऑप्शनल भी पढ़ें और बाकी सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना स्टार्ट करें।
ठीक है, अब हम लोगों ने डिटर्मिनेंट देख लिया, हमें डिमांड पता चल गया, हमें सप्लाई पता चल गया। अब हम लोग डायग्राम वाला पार्ट देखेंगे। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को कौन सी डायग्राम दिमाग में लानी है? डायग्राम जैसे हम डिमांड एंड सप्लाई की नॉर्मल डायग्राम करते हैं ना, जैसे ये देखिए, डिमांड और सप्लाई जब हम इकट्ठे या अलग अलग भी डायग्राम बनाते हैं, वाई एक्सिस पे वी हैव प्राइस और एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लिखते हैं? क्वांटिटी। और अगर डिमांड की डायग्राम बनाते हैं तो हम ये लिखते हैं, दिस इज द डिमांड कर्व एंड दिस इज द सप्लाई कर्व। इसी लॉजिक से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रेट की भी डायग्राम बनाएंगे। और यहाँ पे हम लोगों को एक्स एक्सिस पे वी हैव क्वांटिटी, बट किसकी क्वांटिटी? हमारे पास यहाँ पे क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी आने वाली है वो भी किसकी आएगी? दैट इज द क्वांटिटी ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। लाइकवाइज यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टेकिंग प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, $1 क्या है? $1 इज इक्वल टू 82.87 रुपी। तो यहाँ पे ये जो प्राइस है ना, कि हम $1 अगर हमें खरीदना है, जो हम खरीदते हैं नॉर्मली वो क्या होता है? दैट इज द गुड जो हम परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप $1 को परचेज कर रहे हो, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है जो हम परचेज कर रहे हैं वो भी क्या है? वो भी $, है। या सेल कर रहे हैं जब मार्केट के अंदर आरबीआई बेच रहा है तो वो भी क्या है? दैट इज अगेन अ प्रोडक्ट। तो आप लोगों का यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? फॉरेन एक्सचेंज इज योर प्रोडक्ट। तो वाई एक्सिस पे उसी लॉजिक से हम लोग क्या करेंगे? वाई एक्सिस पे हम लोग लेंगे प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लेंगे? क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का इंटरसेक्शन का पॉइंट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? कोई बता सकता है? इसका मतलब है कि जहां पे हमारी रिसीट्स एंड पेमेंट क्या होंगी? इक्वल। अगर आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आप लोगों को डिमांड एंड सप्लाई समझाया था, अगर आपने वो सब ध्यान से समझा हो, तो वहां पे मैंने आप लोगों के साथ क्या शेयर किया? जब हम डिमांड की बात करते हैं, डिमांड में हम क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं स्पेंडिंग के लिए पैसा चाहिए, लेंडिंग के लिए पैसा चाहिए। अल्टीमेटली हम लोग वहां पे क्या लिख रहे हैं? डिमांड साइड पे वो पैसा जो हमें किसके लिए चाहिए? जो पैसा हमें पेमेंट के लिए चाहिए। तो डिमांड साइड पे जो पैसा पेमेंट के लिए चाहिए, अगर हम उसका सम करें और सप्लाई साइड में जो पैसा चाहिए आ रहा है, ठीक है, जो हम कमा रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ पे आएगा? सप्लाई साइड में। तो रिसीट्स में हम कहाँ देख रहे हैं? रिसीट्स को हम देख रहे हैं जो हमने सप्लाई की बात की। तो जब हमने बोला रिसीट्स इज इक्वल टू पेमेंट, तो एट दैट टाइम ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिलेगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है? रिसीट्स इज नॉट इक्वल टू पेमेंट। कई बार क्या होगा? रिसीट्स ग्रेटर देन पेमेंट्स होंगी, कई टाइम क्या होगा? रिसीट्स लेस देन पेमेंट होंगी। तो हम ये भी देखेंगे, जब रिसीट्स ग्रेटर देन पेमेंट होगी एट दैट टाइम क्या होगा, और जब रिसीट्स लेस देन पेमेंट होगी तब हमारे पास क्या होगा। अब हम इसको डायग्राम को प्रॉपरली बना, अब आप लोग भी ये डायग्राम मेरे साथ 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 बनाना, क्योंकि अभी तक समझ आ गया है ना क्या क्या हम लोगों ने देखा। देखिए, एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लिखेंगे? क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लिख रहे हैं? वाई एक्सिस पे हम लोग लिख रहे हैं प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? इट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोगों को क्या बोला? अगर हम इंडियन रुपी की बात करें तो नाउ $1 क्या है? $1 इज इक्वल टू 82.87 रुपी। तो यहाँ पे हम लोग डिमांड किसकी कर रहे हैं और सप्लाई किसकी देख रहे हैं? वी आर ऑब्जर्विंग द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर एंड नॉट रुपी। याद रखना, हम यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई किसकी देख रहे हैं? डॉलर की। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिमांड लिखूं तो मैं यहाँ डॉलर लिखूंगी तो गलत तो नहीं होगा? आपको समझ आया मैंने रुपी की डिमांड क्यों नहीं ली? लाइकवाइज हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? सप्लाई की, सॉरी, सप्लाई डॉलर की। क्लियर? अगर मैं इसको डिमांड और सॉरी डॉलर डॉलर हटा भी दूं तो भी आपको पता चला मैंने हम लोगों ने किसकी बात की? वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी हमारे केस में कौन सी है? रुपी और डॉलर। इट इज द डॉलर। तो क्लियर? अब यहाँ पे जहां पे इंटरसेक्शन होती है वहां पे हम लोग क्या कहते हैं? वहां पे इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है? एट दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट पेमेंट एंड रिसीट्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं।
ठीक है, और हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि एट द प्रिवेलिंग सिचुएशन हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो यहाँ पे है 1, और इस समय लेट्स से हमारे पास क्या है, $1 इज इक्वल टू 82.87 रुपी। दिस इज द वैल्यू हियर। समहाउ क्या होता है, डिमांड या सप्लाई में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, डिमांड साइड में क्या था, हमें पैसा क्यों चाहिए था, वाई वी आर डिमांडिंग फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि हम लोगों को क्या करना था, हमें पेमेंट्स बना करनी थी, जैसे स्पेंडिंग करनी थी, लेंडिंग करना था। तो डिमांड को हम पेमेंट से रिलेट कर सकते हैं, और सप्लाई को आप किससे रिलेट करेंगे, आप सप्लाई की जब हम बात करेंगे तो रिसीट्स में बात करेंगे। तो समहाउ क्या होगा, पेमेंट इज ग्रेटर देन रिसीट्स। तो जब मैंने बोला पेमेंट इज ग्रेटर देन रिसीट, तो इस चीज को आप इस तरीके से देख सकते हैं, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। मैं डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई बोल रही हूँ, बिकॉज इस समय वी आर रिज्यूमिंग कि पेमेंट क्या है, पेमेंट इज ग्रेटर देन रिसीट्स। तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड कर्व शिफ्ट करेगी फॉरवर्ड। तो हमारी डिमांड कर्व लेट से शिफ्ट कर गई, तो हमारी डिमांड कर्व क्या हो जाएगी, दिस इज द डिमांड कर्व D1। अब हम लोग पॉइंट 1 पे है, लेकिन जब हमारी डिमांड कर्व D1 पे शिफ्ट होगी तो हमने क्या बोला, हम बोल रहे हैं कि हमें जो डॉलर है, हम लोगों के पास सप्लाई कम है, सप्लाई इज रिस्ट्रिक्टेड। क्योंकि अगर आप दोनों पॉइंट को कंपेयर करेंगे 1 एंड 2 को, तो सप्लाई तो हमारे पास इतनी ही है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, इस पॉइंट पे 1 से जब हम 2 पे शिफ्ट हुए, इस समय क्या हुआ, हमारे पास सप्लाई कम है, डॉलर हमारे अकाउंट में कम पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास डॉलर ज्यादा आए। पब्लिक डिमांड कर रही है डॉलर की, बिकॉज दे वांट टू स्पेंड मोर, उनको इंपोर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा लेने हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी है इन्वेस्टर्स को बाहर। तो यहाँ पे डिमांड शिफ्ट हो गई फ्रॉम 1 to 2। तो यहाँ पे जब 1 to 2 हम लोग आए तो हमने क्या बताया, हम लोग किस तरीके की सिचुएशन है, वी आर इन डेफिसिट। आप लोगों को समझ आ रहा है कि हम डेफिसिट में क्यों है, क्योंकि पेमेंट जब भी रिसीट से ज्यादा होगी तो हम क्या होंगे, हम डेफिसिट में होंगे, फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2, यहाँ पे डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई है, आपको वो लॉजिक भी समझ आया। पेमेंट इज ग्रेटर देन रिसीट है, आपको ये भी समझ आया। अब आप लोग डिमांड एंड सप्लाई वाले लॉजिक से सोचिए, जब हमारे पास क्या है, जो गुड है दैट इज डॉलर इन दिस केस, वो क्या हो गया, वो एक्सपेंसिव हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, लोग जिनको वो चाहिए डॉलर, उसके लिए ज्यादा पैसा देंगे। तो वो क्या करेंगे, जब ज्यादा पैसा देंगे तो हम यहां से कहां शिफ्ट हो रहे हैं, वी आर मूविंग टूवर्ड्स पॉइंट 3। जब हम पॉइंट 3 में आएंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, वी आर सेइंग होम करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। होम करेंसी डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है, वैल्यू ऑफ द होम करेंसी यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉल करेगी। तो यहाँ पे लेट्स से $1 जो पहले 82.87 रुपी का मिल रहा था, लेट्स से वही $1 अब कितने का मिल रहा है, 90 रुपीज का। अगर इस हम यहाँ से 1 से 3 पे पहुंच गए तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस समय वी आर सेइंग होम करेंसी क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। आप लोगों को समझ आया होम करेंसी डेप्रिशिएट क्यों हुई। लाइकवाइज अगर हम लोग क्या बोले, हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं अब कि डिमांड जो है लेस देन सप्लाई है, तो यहाँ पे मैं ये लिख दूं, डिमांड इज लेस देन सप्लाई, और सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। जब सप्लाई ज्यादा है मतलब आपके पास पैसा ज्यादा आ रहा है, रिसीट्स आर ग्रेटर देन डिमांड, रिसीट ज्यादा है पेमेंट से। जब रिसीट ज्यादा होगी पेमेंट से तो क्या करेंगे, हमारा डेफिसिट होगा या सरप्लस होगा, हमारा सरप्लस होगा। तो हमने बोला अगर हमारा क्या है, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, तो हमारी आप क्या शिफ्ट होने वाली है, नाउ हमारी सप्लाई कर्व शिफ्ट होगी। जब सप्लाई कर्व शिफ्ट होगी, पहले यहाँ पे पहले डिमांड कर्व शिफ्ट हुई, अब हमने बोला सप्लाई कर्व शिफ्ट होगी। लेट से हम लोग क्या बोल रहे हैं, सप्लाई कर्व शिफ्ट होगी। तो मैं एक अलग डायग्राम में आप लोगों को समझाती हूँ। जब हमने बोला सप्लाई कर्व हमारी शिफ्ट हो गई, सप्लाई बढ़ी तो सप्लाई कर्व यहां आ जाएगी कहीं, पहले हम यहां पे थे, अब हम यहां पे आए। ठीक है, आप इस पॉइंट पे आइए।
पहले हमने बोला इक्विलिब्रियम पॉइंट था यहाँ पे, लेकिन जैसे ही हमने बोला सप्लाई हमारी शिफ्ट हो गई, तो अब इस पॉइंट के सामने आपको कौन सा पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट 2, इसका मार्क कर लीजिए। तो हम लोगों ने बोला इस समय जब पॉइंट 1 पे थे उस समय क्या था, $1 इज इक्वल टू 82.87 रुपी। लेकिन जब सप्लाई ज्यादा है तो क्या है, इसका मतलब डॉलर हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग की कंट्री में उतनी डिमांड नहीं है, लोग ज्यादा बाहर से सामान नहीं मंगवा रहे, लोग ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर रहे। जब लोग बाहर से ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन हमारी ट्रेजरी के अंदर बहुत ज्यादा डॉलर है, उस समय क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंडिया में डॉलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी, तो अब हम पॉइंट 2 से कहाँ पहुंचे, पॉइंट 3 पे पहुंचे। जब हम पॉइंट 3 पे पहुंचे तो लेट्स से $1 पहले जो 82.87 रुपी का मिल रहा था, अब वही $1 लेट्स से 70 रुपीज का मिल रहा है। जब वो $1 70 रुपी का मिला, तो इस समय होम करेंसी की वैल्यू क्या हुई, जो चीज पहले महंगी थी अब हम क्या करें, कम पैसे देकर वो खरीद रहे। इसका मतलब इंडिया का रुपी क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। तो यहाँ पे जब हम इस पोजीशन पे है तब हम क्या बोल रहे हैं, वी आर सेइंग होम करेंसी क्या हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये समझ आ रहा है कि होम करेंसी अप्रिशिएट क्यों कर रही है, फॉर होम करेंसी डेप्रिशिएट क्यों कर रही है, क्लियर हो रहा है थोड़ा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ठीक है, तो अब मैं होम करेंसी एप्रिसिएशन और होम करेंसी डेप्रिसिएशन को इकट्ठे क्लब कर दूं। और जिन लोगों को नहीं समझ आया, यहाँ पे मैं एक बार वापस साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, तो प्लीज देखें। इनिशियली हमने बोला कि हम यहाँ पे थे, दिस वाज द इक्विलिब्रियम पॉइंट 1, जहां पे $1 कितने का मिल रहा था, $1 मिल रहा था 82.87 रुपी का। ठीक है, उसके बाद लेटर ऑन क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ी तो हम लोग कहाँ आ गए, पॉइंट 2 पे आ गए। डिमांड बढ़ी तो हमें क्या चाहिए, ज्यादा डॉलर चाहिए, तो अब हम लोग ज्यादा पैसा देने को तैयार है, लेकिन क्योंकि सप्लाई तो बढ़ी नहीं। जब हम यहाँ पे थे अब हम आ गए यहाँ पे। अब इस समय क्या हुआ, $1 हो गया 90 रुपीज का। इसका मतलब होम करेंसी क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। जब हम यहाँ पे हैं, वी आर सेइंग होम करेंसी डेप्रिशिएट। और अब आप लोगों को अगर कोई पूछे, जो लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं, होम करेंसी डेप्रिशिएट क्यों हुई, बिकॉज ऑफ बीओपी डेफिसिट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा बीओपी डेफिसिट। अब आप लोग मुझे कमेंट में ये भी जल्दी जल्दी बताइए, बीओपी डेफिसिट क्या होता है, जब क्या होता है, पेमेंट बराबर होती है सरप्लस के, पेमेंट ग्रेटर देन सरप्लस होती है, या पेमेंट लेस देन सरप्लस होती है। लाइकवाइज हमारे पास ये तो डिमांड वाली सिचुएशन थी। अब हमने बोला हमारे पास क्या हो गया, सप्लाई बढ़ गई। जब सप्लाई बढ़ गई हम क्या हो गए, डिमांड नहीं बढ़ी, तो डिमांड नहीं बढ़ी, हम अभी भी डी वाली डिमांड में, पुरानी इस डिमांड में है। सप्लाई बढ़ गई, उस समय हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अब हम यहाँ पे हैं कहीं। ठीक है, पॉइंट 3 पे जब सप्लाई बढ़ गई तो लोगों ने क्या किया, लोगों को लगा कि हमारे पास डॉलर तो बहुत ज्यादा है, वो क्या कर रहे हैं, अब डॉलर को उतना ज्यादा वैल्यू नहीं कर रहे, अगर डॉलर खरीदेंगे भी तो सस्ते में खरीदेंगे। तो यहां से हम कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। इस पॉइंट का नाम दे दीजिए 4। जब हम पॉइंट 4 पे आए तो लेट्स से $1 की वैल्यू क्या आ गई, 70 रुपी आ गई। तो इस समय क्या हुआ, होम करेंसी क्या होगी, एप्रिशिएट होगी। होम करेंसी एप्रिशिएट होने का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ होम करेंसी क्या हुई, बढ़ गई। समझ आया आपको डायग्राम क्या है यहाँ पे। अब हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे और उसके बाद हम आज का लेक्चर एंड करेंगे। देखिए, काइंड ऑफ समरी भी बोल सकते हैं आप इसको। फॉरेन एक्सचेंज, अगर आपसे कोई पूछे फॉरेन एक्सचेंज क्या है, इट इज अ टर्म दैट रेफर्स टू फॉरेन मनी विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बाय ऑल ट्रेडिंग नेशंस इन द वर्ल्ड। और आप लोगों को अब ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए कि जब हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज
कोई कंट्री, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वर्ल्ड के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज में बताती है कि कौन कौन सी करेंसीज आएंगी। ठीक है, ये क्या है? इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट। फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। Foreign exchange rate. It is the amount of domestic currency that must be paid per unit of foreign exchange. Number 3 is the currency appreciation, जो मैं आप लोगों के साथ definition share भी करना चाहती हूँ। It refers to an increase in the value of one currency relative to another currency. ठीक है, और याद रखना जब मैंने बोला होम करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, एट दैट टाइम अगर आप फॉरेन के हिसाब से बात करोगे तो फॉरेन करेंसी क्या होगी? डेप्रिशिएट होगी। ठीक है, जब हम लोग बोल रहे हैं एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की ऑटोमेटिकली कम होगी। तो जहां पे मैंने आप लोगों को बताया होम करेंसी अप्रिशिएट, वहां पे क्या होगा? फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट होगी। और लाइकवाइज जहां पे मैंने आप लोगों को बताया होम करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, वहां पे फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट होगी, अपोजिट चलेगा। ठीक है, in simple terms it means that your domestic currency can buy more of a foreign currency. It is the result of BOP surplus. Last one is the currency depreciation. It refers to the loss of value of a currency relative to the another currency. This means one unit of your currency buys less of foreign exchange. It is the result of BOP deficit. जिन लोगों को नहीं दिख रहा है नीचे तो प्लीज लिख लेना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था इट इज द रिजल्ट ऑफ BOP सरप्लस, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है इट इज द रिजल्ट ऑफ BOP डेफिसिट। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर वैल्यूएबल लगा हो, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आपकी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज सब्सक्राइब।